दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम डिमांड को पढ़ते हैं जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को उल्टा क्यों लिखते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो हम ओ एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट को और ओ वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट को रखते हैं। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ओ वाई एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट को और ओ एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट को। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? नमस्कार दोस्तों, चलिए जानेंगे इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। हमारी इस वीडियो में हम ले आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज रैपिड फायर पार्ट 2, मॉक टेस्ट नंबर 1। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, क्योंकि हम आपके हर एक कंसेप्ट को ऐसे निचोड़ करके निकाल करके आपको पढ़ाएंगे, ताकि हम अपना जो ध्येय है, हम जो अपना उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो ये कहता है कि इन द डिमांड कर्व विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोस्तों, आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमारे डॉक्टर मार्शल जी ने दिया है। लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर मार्शल जी ने इसको अपनी बुक 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी बात की है। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल जी द्वारा लिखी गई बुक है, जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो कंसेप्ट है वो दिया गया है। डॉक्टर मार्शल जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जब देखते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि ये जो हमारी ओ एक्सिस होती है, यहाँ हम क्वांटिटी को लेते हैं, और जो हमारा ओ वाई एक्सिस होता है यहाँ हम अपने प्राइस को लेते हैं। तो टेक्निकली अगर मैथमेटिकली आप देखेंगे तो ओ वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट को लिया जाता है एंड ओ एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट को लिया जाता है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं बिहेवियरल तरीके से, जब हम देखते हैं इसको फैक्चुअल तरीके से, जब हम इसको देखते हैं रीजनिंग करके, तब हम ये पाते हैं कि ओ एक्स एक्स पर जो क्वांटिटी ली गई है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो डिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है ना दोस्तों? क्या है? डिपेंडेंट है, क्योंकि डॉक्टर मार्शल जी ने डिपेंडेंट फैक्टर को जो है वो ओ एक्स पर लिया है। इसलिए हम लॉ ऑफ डिमांड में ओ एक्स एक्स पर क्वांटिटी को देखते हैं, अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है? कहता है कोर्स सीरियल इज ए टाइप ऑफ डैश 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 गुड। तो दोस्तों, आपको पता है कोर्स सीरियल जो होता है वो हमारा मोटा अनाज होता है। ठीक है, और मोटा अनाज जो है उसको हम बोलते हैं कि वो पुअर्स फूड है, यानी कि गरीबों का भोजन है। पुअर्स फूड है, गरीबों का भोजन है। लेकिन जब गरीबों की इनकम बढ़ेगी, जब गरीबों का पैसा बढ़ेगा, तो वो गरीब जो है इस कोर्स सीरियल को छोड़ करके गेहूं और राइस पर आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो वो इस कोर्स सीरियल यानी कि इस इंफीरियर गुड को छोड़ करके नॉर्मल गुड की ओर आ जाएंगे। यानी कि आपको पता चल गया दोस्तों कि कोर्स सीरियल जो है वो इंफीरियर गुड का प्रकार है। ये इंफीरियर गुड का प्रकार है, ये गिफन गुड का प्रकार नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? कहता है कि द डिमांड फॉर फूड इज डैश 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 इफ देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो फूड की जो डिमांड है वो क्या होगी? समझना दोस्तों इसको। जब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मार्केट में केवल एक ही प्रकार की वस्तु है और उस वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो फूड जो है वो हमारी एक नेसेसरी और नेसेसिटी आइटम है, जिसको हमें चाहिए ही चाहिए, जो हमारे को जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तब अगर प्राइस बढ़ भी जाते हैं, अगर कीमतें इंक्रीज हो जाती हैं, फिर भी हम उसकी डिमांड को कम नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे लिए जो है उसकी डिमांड कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नेसेसिटी गुड है, और जब नेसेसिटी गुड है और क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा इन इलास्टिक डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट। देखिए कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट का मतलब कि दो वस्तुएं मिलकर के एक काम को पूरा करती हैं। तो पीनट बटर, ठीक है ना, यानी कि मूंगफली का जो घी है उसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों उसको चाय के साथ भी नहीं खाया जाता, ब्रेड के ऊपर हम जो है उस पीनट बटर को लगाते हैं और ब्रेड के साथ उसको खाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? वो वस्तुएं जो दो वस्तुएं मिलकर के एक काम को पूरा करें, यानी कि हमारे पेट भरने का जो कार्य है वो ब्रेड और पीनट बटर जो है मिलकर के पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो क्या कहता है? कहता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। तो हम जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग दो टाइप्स होते हैं, एक शॉर्ट रन पीरियड होता है, एक लॉन्ग रन पीरियड होता है। जब हम शॉर्ट रन पीरियड को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो फंक्शन है ओनली लेबर का, ठीक है, और वहां पर जो लैंड है या जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहता है, वो जो है वो फिक्स्ड रहता है। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि दोनों प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, जिसको हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, क्योंकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, और अगर शॉर्ट रन की बात हो रही होती तो प्रोडक्शन जो है वो फंक्शन जो है वो हमारा होता है शॉर्ट रन और हमारा होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में एक फैक्टर जो है वो फिक्स होता है और एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल होता है, या दोनों ही फैक्टर जो है वो वेरिएबल होते हैं। यहाँ आप पढ़ते हैं रिटर्न टू स्केल और यहाँ आप पढ़ते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शनेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कहता है? कहता है प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो जो हम प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, ये हमारा इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे जो प्रोडक्शन है वो फंक्शन होता है किसका? प्रोडक्शन जो है वो फंक्शन होता है आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ए बी सी डी आपके क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है, यानी कि एल एंड के आप लिखते हैं हमेशा। तो आप ये देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो फंक्शन है आपका फैक्टर्स का। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी, क्या हुआ? एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 31 जो है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू। देखिए अभी मैं पीछे आपको पढ़ा के आया हूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का है दोस्तों, शॉर्ट रन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। देखिए जब शॉर्ट रन पढ़ते हैं तो कॉस्ट जो है वो दो प्रकार में डिवाइड हो जाती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट नहीं बढ़ती है, और जब प्रोडक्शन जीरो भी होता है तब भी वो कॉस्ट आपको सहन करनी पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो कॉस्ट भी आपकी जो है वो वेरी करेगी। ठीक है ना, तो यानी कि आपको ये ध्यान करना है फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जब आपका प्रोडक्शन नल भी है, जीरो भी है, नील भी है, तब भी आपको वो कॉस्ट जो है वो आएगी ही आएगी। तो इंश्योरेंस, आप अगर अपनी गाड़ी को घर पे ही रखेंगे तो आपका इंश्योरेंस जो है वो आपको रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये कॉस्ट आपको आएगी, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। इंटरेस्ट, आपने जब गाड़ी ली उस पर जो भी आपने लोन लिया उस लोन का आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, चाहे आप गाड़ी को रन करें चाहे आप गाड़ी को रन ना करें। ठीक है, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, आप यहाँ ये मान लीजिए कि यहाँ पर आप जो है वो गैरेज में रखते हैं गाड़ी को। ठीक है, तो आपने जो गाड़ी रखने की जो जगह है, जो फैक्ट्री है जहां पर आपने गाड़ी को सुरक्षित खड़ा किया हुआ है, ठीक है, तो आप गाड़ी को रन करें चाहे ना करें लेकिन उस फैक्ट्री का किराया आपको जो है वो आएगा आएगा, ये भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में हम गाड़ी के लिए ऑयल समझ लेते हैं कि ऑयल जो है उसका रॉ मटेरियल है। जब आप गाड़ी को रन करेंगे तो आपको ऑयल की कॉस्ट आएगी, जब आप गाड़ी को रन नहीं करेंगे तो आपको ऑयल की कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है ना
तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो क्या कहता है, द अल्टरनेटिव नेम, यानी कि सेकंड नेम, दूसरा क्या नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो मैं आपको बहुत बार बोलता आया हूं बच्चों कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो आज राइट आंसर आपका हो जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, ठीक है ना। तो आप देखते हैं जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है हमारा वो होता है यू शेप, ठीक है ना, यू शेप। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या कहता है, देखिए कहता है विद इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप जब टोटल कॉस्ट थ्योरी को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिक्स्ड कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ पर जो है आपका टोटल कॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ से ही आपका जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो बीच में आपको गैप दिखता है ये हर जगह जो है वो सेम रहता है। क्यों, किसके बराबर होता है, ये इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि विद इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट यहाँ पे आप बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है कि इन विच मार्केट AR कर्व इज इक्वल टू MR कर्व। तो आपको पता है दोस्तों जब हम परफेक्ट कंपटीशन को रीड करते हैं तब हम यहाँ पर लिखते हैं कि AR इज इक्वल टू MR, यानी कि AR MR जो है वो आपका परफेक्ट कंपटीशन जो है उस मार्केट में इक्वल होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। इन परफेक्ट कंपटीशन तो कांस्टेंट क्या रहता है आपका, AR भी कांस्टेंट रहता है और MR भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो बोथ AR एंड MR जो है वो कांस्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है AR इज शोन एज, ठीक है ना। AR जो है उसको कैसे आप कह सकते हैं, AR इज शोन एज, AR को कैसे लिखा जा सकता है। तो आपको पता है TR डिवाइड बाई क्वांटिटी जो है आप AR की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप कहेंगे 39th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कहता है इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, ठीक है, इन फाइनल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन जो है फॉर्म की होती हैं। एक कंडीशन होती है कि MR जो है वो MC के बराबर हो और MC जो है वो MR को नीचे से काटे, ठीक है ना, कट फ्रॉम बिलो, नीचे से काटे। ये दो कंडीशन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आपका MR है और यहाँ से आप देखते हैं कि ये आपकी MC है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर भी, यहाँ देखिए आप इस पॉइंट पर A पॉइंट के ऊपर भी आपकी जो पहली कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है कि MR MC इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर वो जो फर्म है वो ज्यादा कॉस्ट सहन करके आई है और अब उसको जो है सिर्फ उतना ही मिल रहा है जितना कि उसका कॉस्ट है। तो यानी कि टोटल में उसको ये जो है ये कॉस्ट सहन करनी पड़ी है, ठीक है ना। तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उसको तो लागत ही मिली, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे B पॉइंट के ऊपर तो वो क्या करेगा, उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ ये आ रही थी, यहाँ वो इतना कमा रहा था, ठीक है ना। यानी कि टोटल में उसको इतना जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके बाद में जो है MC बढ़ेगी तो वो इस MC पर काम नहीं करेगा, वो यहीं आकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो इतना प्रॉफिट जो है वो कमा लेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान करना है कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्या कहता है, कहता है ऑन विच अजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड, ठीक है ना। तो जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सिट्रस पेरिबस की, है ना, सिट्रस पेरिबस। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, है ना, कि अन्य बातें समान रहने पर, जब अन्य बातें समान रहते हैं तो हम कहते हैं कि देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम लेवल ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। यस, हम ये देखते हैं क्योंकि इनकम का लेवल जो है वो सेलर का और बायर का चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो हम आने वाली जो सप्लाई है उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे कि ये भी सही है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल। तो फैक्टर के प्राइस जो हैं वो भी स्टेबल रहने चाहिए, क्योंकि अगर फैक्टर के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
सी जो है वो कहता है टेक्नोलॉजिकल लेवल रिमेन कांस्टेंट। यस, टेक्नोलॉजी आपकी ना तो डिग्रेड होनी चाहिए ना आपकी अपग्रेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को भी हम वहां पर जो है वो कांस्टेंट मानते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारी की सारी चीजें जो हैं हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि वो सारी की सारी कांस्टेंट रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो क्या कहता है, कहता है द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स which the seller is ready to sell in the market at fixed price and time is called। ठीक है ना, तो यानी कि आप ये ध्यान करें कि ऐसी क्वांटिटी जो है वो रेडी है, तैयार है बिकने को, ठीक है, एक सर्टेन या एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स्ड प्राइस पे बिकने को रेडी है, उसको हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान करेंगे कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। यहाँ आपको स्टॉक और सप्लाई में जो है वो डिस्टिंक्स यानी कि अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। स्टॉक जो है वो ये होता है कि एक टाइम पीरियड के ऊपर एक सेलर के पास जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है, यानी कि उसके वेयर हाउस में जो टोटल क्वांटिटी पड़ी हुई है वो उसका स्टॉक है, और उसी पर्टिकुलर टाइम में उस एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो बिकने को रेडी है, जो रेडी फॉर सेल है, दैट इज आपकी सप्लाई। ठीक है ना, वो सप्लाई है, ये आपको ध्यान करना है। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें कि अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन जो आपके सही जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्त तक भी पहुंचा दीजिए, वो भी तो थोड़ा सा समझ ले। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई। कौन सा जो है वो फंक्शन है जो लॉ ऑफ सप्लाई को बताता है। तो आपको पता है कि सप्लाई जो है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं प्राइस के साथ, कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सप्लाई जो है वो फंक्शन है किसका, प्राइस का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इफ द प्राइस ऑफ गुड राइजेस बाय 60% बट द सप्लाई इंक्रीज्ड बाय ओनली 5% द सप्लाई ऑफ गुड विल बी। ठीक है, तो आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कितना है 5%, और आपका जो प्राइस में चेंज कितना है 60%। ठीक है, तो जब आप 5/60 करेंगे तो 0.08 समथिंग जो भी आंसर आएगा आपका, सीधा सीधा आंसर जो है वो आएगा, छोटा ही आंसर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा इन इलास्टिक। ठीक है ना, डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा है, ये वाला नीचे का अगर बड़ा है तो आपका जो रिजल्ट है वो छोटा आएगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इफ द प्राइस ऑफ द गुड, ये सेम क्वेश्चन जो है यहाँ आ गया है, और तो यहाँ आंसर भी जो आपका सेम आ जाएगा इन इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कहता है सप्लाई फॉल्स ऑन द सेम प्राइस व्हेन। ठीक है ना, सेम प्राइस के ऊपर जो है वो सप्लाई कम हो जाती है। तो एक बार डायग्राम आपको मैं बना देता हूं कि ये कोई प्राइस है, इसके ऊपर ये कोई सप्लाई है, और ये सप्लाई जो है आपकी यहाँ आ रही है एस, और ये प्राइस है, ये एस है, और ये S1 है। इसके ऊपर आपकी सप्लाई कम हो गई, ये देखिए यहाँ कम हो गई सेम प्राइस के ऊपर। तो सप्लाई कर्व आपका जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है, यानी कि डिक्रीज इन सप्लाई जो है आपका यहाँ आ जाएगा वेयर देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पर जो है आपका सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है द टाइम पीरियड इन विच द कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट कैन बी वेरिड। यानी कि आपको मैंने बढ़ाया हुआ है कि जब एक प्लांट जो है अपनी कैपेसिटी तक या अपनी कैपेसिटी को चेंज करता है तो वो एक लॉन्ग पीरियड होता है। लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड में इतना ही डिफरेंस है बच्चों, आपको ये ध्यान करना है कि शॉर्ट पीरियड का मतलब है वो पीरियड जहां पर आपकी जो प्लांट है उसमें एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल है, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा घटा नहीं सकता है, तो वो शॉर्ट पीरियड है। चाहे वो 50 साल की बात करे, 100 की करे, 200 साल की बात करे, जब तक एक प्लांट जो है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, जब तक एक प्लांट जो है अपनी जो फिक्स्ड जो फैक्टर है उसको वेरी में तब्दील नहीं कर देता, तब तक वो शॉर्ट पीरियड में है।
लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होगा? लॉन्ग पीरियड का मतलब ये है कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, अपनी कैपेसिटी को बदल देता है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, और वो जो है अपने सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको वेरिएबल बना देता है। तो वो लॉन्ग पीरियड है, चाहे वो 2 साल का टेन्योर क्यों ना हो, 5 साल का टेन्योर क्यों ना हो, ठीक है ना। तो यानी कि आप इसको टाइम से नहीं देखेंगे, आप जस्ट इसको ध्यान करेंगे कि शॉर्ट पीरियड मीन्स ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें एक फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है, यानी कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें फिक्स्ड है और कैपेसिटी जो है वो बढ़ा घटा नहीं सकता है। लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या है कि वो टाइम पीरियड जिसमें एक फर्म जो है अपनी कैपेसिटी को बढ़ा घटा सकती है और अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें वेरिएबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ आउटपुट गिवन द अमाउंट ऑफ इनपुट थ्रू द प्रोडक्शन फंक्शन इज, ठीक है ना। आपको ध्यान करना है, तो आपको ये ध्यान करना है कि यहाँ जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक गिवन इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट जो है वो कैसे लिया जा सके। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास इनपुट है उन इनपुट से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी इनपुट है, लेबर एंड कैपिटल है, उन लेबर एंड कैपिटल का कैसा क्या कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। तो मैक्सिमम जो है यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 48, द रेट एट विच टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एज इनपुट इंक्रीजेज इज द रेट एट विच टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एज इनपुट इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो जो कहता है कि जो टोटल प्रोडक्ट है, द रेट है टोटल प्रोडक्ट का जब इनपुट इंक्रीज होता है तो वो कैसा होता है। तो आपको पता है कि वो जो है वो डिमिनिश भी होता है, इंक्रीज भी होता है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर वो आपसे मांग रहा है वो मांग रहा है नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये तो होता ही है ना, दोनों ही होते हैं ना। जब आप टोटल प्रोडक्ट में देखते हैं तो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है टोटल प्रोडक्ट, फिर जो है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है टोटल प्रोडक्ट। यानी कि आप ये कहेंगे कि नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट है। तो आपका आंसर आ जाएगा नॉट कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो क्या कहता है? कहता है इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आर द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग विद द मार्जिनल प्रोडक्ट अबव जीरो पॉजिटिव, ठीक है ना। कहते हैं कि कौन सा स्टेज होता है। तो आप जब पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट तो आप यहाँ पर देखते हैं ये आपका होता है टोटल प्रोडक्ट। इसी टोटल प्रोडक्ट में आपका यहाँ पर होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना टीपी का, यहाँ पर होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना टीपी का, फिर होता है आपका कांस्टेंट। जहाँ पर आपका कांस्टेंट होता है वहीं पर आपकी जो है एम पी जो है वो जीरो हो जाती है और उसके बाद नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 स्टेज होती है आपकी, जहाँ पर जो है ये चीज आपको देखने को मिलती है। और ये जो सेकेंड स्टेज होती है इसी में जो है एक जो फर्म है वो उत्पादन करना चाहती है सेकेंड स्टेज पर, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान करेंगे तो यहाँ आपका आ जाता है कि इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आर द एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग। जहाँ पर दोनों जो है वो गिर रहे होते हैं वो सेकंड स्टेज होती है आपकी, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान करेंगे सेकंड स्टेज जो है वहां पर दोनों के दोनों गिर रहे होते हैं विद द मार्जिनल प्रोडक्ट अबो जीरो, और जो है वो जीरो से अबो होता है। इन द स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न जो है आपका यहाँ आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वुड ए रेशनल एंटरप्रेन्योर लाइक टू ऑपरेट, ठीक है ना। कौन सा प्रोडक्शन का, जो अभी मैंने बात की आपकी कि सेकंड जो स्टेज होती है वहां पर जो है आप प्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और वो जो स्टेज है स्टेज 2 वेयर बोथ एमपी एपी आर डिक्रीजिंग बट बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो वहां आप जो है करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो कैसे हम एक ही कंसेप्ट में छोटे छोटे जो है कई सारे क्वेश्चंस निकाल लेते हैं और कैसे जो है वो हमारे कंसेप्ट को क्लैरिटी देते हैं आप देख पा रहे हैं। और ऐसे ही कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए जुड़े रहें परफेक्ट नॉलेज से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो कितना जल्दी चाहिए, आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे आपको उतना जल्दी जो है मॉक टेस्ट सीरीज का जो रैपिड सीरीज है उसका मॉक टेस्ट 2 जो है वो जल्दी मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।